गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू इंसेप्शन साइंस क्लासेस। मैं महेंद्र सर और ये आपका प्यारा चैनल आईसी साइंस क्लासेस। बच्चों, आज मैं क्लास 9 की फिजिक्स फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का 5th लेक्चर लेकर आया हूँ। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने मोमेंटम और फोर्स के बारे में बात की थी। आज थोड़ा सा और उसके बारे में जानते हैं। बच्चों, मोमेंटम के बारे में मैंने क्या बताया था? मोमेंटम क्या है? मोमेंटम क्वांटिटी ऑफ मोशन को बताता है बच्चों। और मोमेंटम इक्वल टू क्या था बच्चों? मोमेंटम को हम लोग पी से डिनोट करते थे और मोमेंटम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, मोमेंटम कैसी क्वांटिटी थी? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। और बच्चों, मोमेंटम का जो एसआई यूनिट होती थी क्या होती थी? एसआई यूनिट क्या थी? केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों। बच्चों देखिए, मोमेंटम जो है, मोमेंटम किस बात पे डिपेंड कर रहा है? मास पे और वेलोसिटी पे। तो मोमेंटम बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड मोमेंटम जो बच्चों है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी और ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ? मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। इसका मतलब हुआ अगर बच्चों मास बढ़ेगा तो मोमेंटम बढ़ेगा, और बच्चों यहां से देखें वेलोसिटी अगर बढ़ेगा बच्चों तो भी मोमेंटम बढ़ेगा एंड वाइस वर्सा। अगर मास घटेगा तो मोमेंटम घटेगा, वेलोसिटी घटेगा तो मोमेंटम घटेगा। ठीक है बच्चों। तो मोमेंटम किस बात पर डिपेंड करा? मास एंड वेलोसिटी। ठीक है बच्चों। अगर कभी कोई पूछ दे कि वो कौन सा फैक्टर जिसको मोमेंटम डिपेंड करे या मोमेंटम डिपेंड करे, तो बच्चों क्या है? मास एंड वेलोसिटी। चलिए इसे एग्जाम्पल समझते हैं। बच्चों, कोई एक ऑब्जेक्ट है जो v इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मोशन में है, और बच्चों इसका जो मास है वो क्या है? ये बॉडी ए है। इसका मास बच्चों कितना मान लेते हैं? मान लेते हैं ये 10 kg का है। ठीक है। दूसरा कोई ऑब्जेक्ट है, ये बी ऑब्जेक्ट, इसका मास कितने मान लेते? 5 kg है, और ये भी बच्चों 20 v इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मोशन में है। ठीक है। तो बच्चों दोनों की स्पीड सेम, लेकिन मास किसका ज्यादा? मास बच्चों ए का ज्यादा है। ठीक है बच्चों। इसलिए जो बच्चों मोमेंटम होगा ए का ज्यादा होगा। ठीक है। इसलिए मोमेंटम जो बच्चों ए का ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि मास, मोमेंटम बच्चों मास पे डिपेंड करा, और मास किसका ज्यादा है? मास ए का ज्यादा है। दोनों का बच्चों वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है, सेम है। दोनों का वेलोसिटी क्या है? सेम है। मास ए का ज्यादा है तो मोमेंटम ए का ज्यादा होगा। क्लियर? अभी इसको थोड़ा देर में और एक्सप्लेन करते हैं कुछ बातें। चलिए यहां देखते हैं इसका क्या मतलब है बच्चों। ये कोई दो ऑब्जेक्ट है, ये ए, इसका मास m इक्वल टू मान लेते 10 kg है, 10 kg, और ये va इक्वल टू मान लेते 10 मीटर पर सेकेंड से मोशन में है। दूसरी कोई ऑब्जेक्ट है बच्चों b, इसका मास भी 10 kg है। अब मास कांस्टेंट है बच्चों, लेकिन वेलोसिटी दोनों का अलग अलग। ये आपके 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों। तो बच्चों जान रहे कि वेलोसिटी बढ़ेगा तो मोमेंटम बढ़ेगा, और मोमेंटम बच्चों वेलोसिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो किसकी मोमेंटम ज्यादा होगी? अब मोमेंटम जो होगी ए की अभी भी ज्यादा रहेगी। क्यों? दोनों का मास सेम, लेकिन वेलोसिटी ए का ज्यादा। ठीक है बच्चों। तो भी यहाँ पे मोमेंटम ऑफ बॉडी ए इज ग्रेटर देन मोमेंटम ऑफ बॉडी बी। क्यों बच्चों? बिकॉज वेलोसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ बी। क्लियर? क्लियर बच्चों? इस बात को क्लियर बच्चों? तो इससे ये क्या हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं? अगर बच्चों कोई हैवी बॉडी है, अच्छा आप लोगों ने इसे कॉपी कर लिए होंगे, नहीं कॉपी किए होंगे तो इससे वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिए। मैं इसे इरेज कर रहा हूं।
तो बच्चों हम लोग क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? मान लेते हैं एक कार है और एक बस है। ठीक है बच्चों, एक कार है और एक बस है। बच्चों कार अगर सेम स्पीड से मोशन करे, कार और बस का स्पीड बच्चों सेम है, मैंने क्या बोला, वेलोसिटी ऑफ कार इक्वल टू मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ बस इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। दोनों यूनिफॉर्म मोशन सेम स्पीड में सेम वेलोसिटी में मोशन कर रहा है बच्चों। तो बच्चों किसे रोकना इजी होगा? तो बच्चों कार की जो मास होती है वो बस से कम होती है। ठीक है, कार का जो मास होता है बच्चों, मास ऑफ द कार, वो क्या होता है, इज लेस देन मास ऑफ द बस। ठीक है, तो बच्चों बस का मोमेंटम ज्यादा होगा, बस का मोमेंटम ज्यादा होगा। और बच्चों हम लोग जानते हैं जो फोर्स होता है, फोर्स बच्चों F जो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स बच्चों क्या है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, फोर्स क्या है, डिपेंड किस पे कर रहा, चेंज इन मोमेंटम पे। तो बच्चों मोमेंटम किस बात पे डिपेंड कर रही है, मोमेंटम तो मास पे डिपेंड कर रही है। अब यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, दोनों की वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो मोमेंटम किस पे डिपेंड करेगी, मास पे। तो मास किसका ज्यादा बच्चों, बस का। तो बस को रोकने के लिए ज्यादा फोर्स लगाने होंगे। क्लियर बच्चों, यहाँ पे मोमेंटम जो होगा बस का वो ज्यादा होगा बच्चों कार से। ठीक है बच्चों, क्लियर। बस का मोमेंटम कार से ज्यादा होगा, क्यों, बस इज हैवियर देन कार। ठीक है, बस इज हैवियर देन कार। बच्चों जब मोमेंटम ज्यादा होगा तो हम लोग को पता है कि फोर्स भी डिपेंड करता है किस बात पे, चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम। तो बच्चों जो अब हम लोग देख इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, तो बस को रोकने के लिए बच्चों, बस को रोकने के लिए फोर्स ज्यादा लगाने होंगे। ठीक है, बस और कार दोनों सेम वेलोसिटी से मोशन में है, दोनों की वेलोसिटी कितना, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। बस का मास ज्यादा, कार का मास कम। बच्चों मोमेंटम डिपेंड करता है मास पे भी और वेलोसिटी पे भी, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट तो किस पे डिपेंड करेगा, मास पे। मास ज्यादा किसका, बस का, तो मोमेंटम ज्यादा बस का। क्लियर। फोर्स बच्चों डिपेंड करता है मोमेंट, चेंज इन मोमेंटम पे। तो मोमेंटम किसका ज्यादा बच्चों, बस का, तो फोर्स भी बस में ज्यादा लगाने होंगे। मतलब बच्चों दो गाड़ियां, एक कार और एक बस, दोनों अगर सेम स्पीड से जा रही है, अगर हम उसको रोकना चाहते हैं बच्चों फोर्स लगा के, तो हमें बस में ज्यादा फोर्स लगाने होंगे। क्यों, क्योंकि बस का मोमेंटम ज्यादा है बच्चों। क्लियर बच्चों। यहाँ पे ठीक, यहाँ पे क्या हम लोग देखेंगे, अगर बच्चों कार का मास, दो कार है जिसका मास मान लेते हैं 1000 kg है, कार ए, और दूसरा कार है बच्चों कार बी जिसका मास बच्चों 1000 kg, दोनों कार। ठीक है, दोनों कार क्या है, 1000 kg का कार। लेकिन बच्चों जो वेलोसिटी ऑफ ए है, वेलोसिटी ऑफ कार ए, वो आपके 10 मीटर पर सेकेंड है, और वेलोसिटी ऑफ कार बी बच्चों ये 20 मीटर पर सेकेंड है। ठीक बच्चों, दोनों मोशन में है। अब किस कार को बच्चों रोकना इजी होगा, तो बच्चों हम लोग जान रहे हैं मोमेंटम वेलोसिटी का प्रोपोर्शन है। मोमेंटम क्या है, वेलोसिटी का प्रोपोर्शन है। तो यहां पर बच्चों मोमेंटम किसका ज्यादा होगा, यहां मोमेंटम बच्चों बी का ज्यादा होगा। ठीक है, क्यों, बी का, कार बी का बच्चों वेलोसिटी सेम है, लेकिन सॉरी कार बी का वेलोसिटी ज्यादा है ए के कंपेयर में, लेकिन दोनों का मास सेम है, तो मोमेंटम बी का ज्यादा होगा। और बच्चों फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसका था, मोमेंटम का, चेंज इन मोमेंटम का। तो बच्चों फोर्स जो लगेगा बी पे जो अप्लाई करना होगा वो ज्यादा करना होगा ए के कंपेयर में। अगर बच्चों सेम मास का कोई ऑब्जेक्ट
डिफरेंट वेलोसिटी से मोशन में है तो जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उसको रोकने के लिए ज्यादा फोर्स की जरूरत होगी। क्लियर? क्लियर बच्चों? तो बच्चों यहां से दोनों से क्या रिजल्ट निकल रहा, अगर बच्चों दो ऑब्जेक्ट्स है, अगर वेलोसिटी सेम है, मास डिफरेंट है, तो जिसकी मास ज्यादा उसको रोकने में ज्यादा फोर्स लगेगा। अगर बच्चों मास सेम है तो जिसकी वेलोसिटी ज्यादा उसको रोकने में ज्यादा फोर्स लगेगा। क्लियर? इसे कॉपी कर लीजिए, मैं इसे इरेज कर रहा हूं, मैं इसे इरेज कर रहा हूं। बच्चों क्लियर? कोई भी कंफ्यूजन हो तो वीडियो में कमेंट डाल के भेजें, मैं आपकी सारी कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूंगा। और बच्चों वीडियो पसंद आ रही हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए अब देखते हैं फोर्स। बच्चों सेकेंड लॉ से फोर्स के बारे में क्या देखा था, फोर्स क्या था, एम इंटू, या ऐसे समझिए जो एफ था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स बच्चों ये था, ठीक है? क्लियर? या बच्चों फोर्स को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ इक्वल टू P2 माइनस P1 बाय T। क्लियर? क्लियर? ना बच्चों फोर्स है, फोर्स किस बात पर डिपेंड कर रहा, मोमेंटम पे तो डिपेंड कर रहा। फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम, ठीक है? और साथ में क्या है, फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। क्लियर बच्चों? हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं यहां से, फोर्स जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम और फोर्स जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। मतलब बच्चों अगर मोमेंटम ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा होगा, मोमेंटम कम होगा तो फोर्स भी कम होगा। क्लियर? यहां पे बच्चों अगर टाइम ज्यादा होगा तो फोर्स कम होगा और बच्चों टाइम कम होगा तो फोर्स ज्यादा होगा। क्लियर? क्लियर बच्चों? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब समझिए, अगर टाइम ज्यादा होगा तो फोर्स कम होगा, टाइम कम होगा तो फोर्स ज्यादा होगा। अब बच्चों आप लोगों ने क्रिकेट तो खेले होंगे, बच्चों जब भी क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, जब बॉल कैच लेने का समय आता है, बॉल हमारे पास कैच आ रही है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, कैच लेते हैं और हाथ को पीछे की तरफ पुल करते हैं। क्यों? बॉल को कैच लिए और पीछे की तरफ पुल करते हैं, क्यों? बच्चों होता क्या है, बॉल को कैच किए हाथ में, अगर हाथ को हम पीछे नहीं करें तो इंपैक्ट टाइम क्या होगा, बहुत कम समय बॉल स्ट्राइक करेगा बच्चों हाथ में। जब हाथ में वो स्ट्राइक करेगा या जब हाथ के साथ में वो टकराएगा बॉल, तो क्या वो टाइम पीरियड बहुत ही कम होगा। ठीक है? अगर बच्चों टाइम पीरियड कम हुआ तो फोर्स ज्यादा, मैक्सिमम, टाइम कम फोर्स ज्यादा, मतलब हाथ में बहुत तेज चोट लगेगा बच्चों। ठीक है? हाथ में बहुत तेज चोट लगेगा, हो सकता है हाथ कट जाए, फट जाए। ठीक है? इसलिए अधिकतर देखिए ना, कभी क्रिकेट मैच में देखे होंगे कि किसी क्रिकेटर लोग को अगर कैच लेता तो उसको बैंडेज करने की जरूरत पड़ जाती है, वो हाथ को उतना तेजी से पुल नहीं कर पाता है कभी कभी। ठीक है? तो क्यों होता है बच्चों, जैसे स्ट्राइक किया हाथ में बॉल, अगर हाथ को पुल नहीं करेंगे टाइम पीरियड बहुत कम हो जाएगा कोलिजन का, जब स्ट्राइक करेगा तब का, तो फोर्स ज्यादा तो हाथ में बहुत तेज चोट आएगा। वही बच्चों अगर पुल कर लेते हाथ को तब क्या होगा बच्चों, जैसे ही आया बॉल तो टाइम पीरियड उसको बढ़ गया, पुल किए तो टाइम पीरियड बढ़ गया। अब टाइम पीरियड बढ़ गया तो फोर्स कम, तो हाथ में चोट कम लगेगी। तो अगली बार तो बच्चों ध्यान रखिएगा, जब भी क्रिकेट खेल लीजिएगा, अगर बॉल को कैच ले रहे हैं, बॉल पकड़ रहे हैं, ऐसी दिशा की तरफ आ रही है तो उसको पकड़ के हाथ को पुल कीजिए, नहीं तो चोट लग सकती है। क्लियर? क्लियर बच्चों? कोई दिक्कत नहीं? मैं इसे इरेज कर रहा हूं बच्चों। ठीक है? तो बच्चों हमने क्या कंक्लूजन निकाला यहां से, जो फोर्स है, फोर्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम, और मोमेंटम ये कह सकते बच्चों, जिस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम ज्यादा होगा फोर्स ज्यादा होगा। ठीक है? और यहां से और बच्चों एक कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, दो कंक्लूजन, और सेकेंड यहां पे फर्स्ट हो गया, सेकेंड फोर्स जो होगा बच्चों वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम।
समय जितना कम होगा बच्चों इम्पैक्ट का फोर्स उतना ही ज्यादा। क्लियर? समय जितना कम होगा इम्पैक्ट का फोर्स उतना ही ज्यादा। क्लियर बच्चों? ना बच्चों अब देखते हैं बच्चों यहां से फोर्स क्या बच्चों? मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। तो हम क्या बोल सकते हैं? mv माइनस एम यू बाय टी। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास m है, अगर इनिशियल वेलोसिटी u और फाइनल वेलोसिटी v है, तो बच्चों f इक्वल टू ये, ठीक है, और m को कॉमन ले लीजिए, v माइनस, सॉरी बच्चों पावर सप्लाई थोड़ी चली गई थी जिसकी वजह से बीच में रुकना पड़ा। तो बच्चों हम लोग कहाँ थे? f इक्वल टू एम वी माइनस एम यू बाई टी। बच्चों यहां से m को कॉमन निकालेंगे तो f इक्वल टू एम वी माइनस यू बाई टी। क्लियर बच्चों? क्लियर? कोई दिक्कत नहीं बच्चों। अब एक रीजन और भी है, कि फोर्स जो है बच्चों, फोर्स कब फिट होगा? जब हाथ को हम लोग पीछे लेते हैं, ठीक है, तब क्या होता है कि जो इम्पैक्ट बच्चों अचानक से क्या होता है? जीरो नहीं होता। जो बॉल को हम लोग कैच लेते हैं मेरे हाथ में आने के बाद अचानक से जीरो नहीं होता, वो थोड़ा सा पीछे आता है बच्चों, तब जाके उसका वेलोसिटी जीरो होता है। तो बच्चों वेलोसिटी जीरो नहीं हुआ, अगर अचानक जीरो हो जाए तो क्या होगा? अगर बच्चों फाइनल वेलोसिटी अचानक जीरो हो जाए, अगर आपकी v इक्वल टू जीरो हो जाए तो f बच्चों क्या होगी? सॉरी, फाइनल वेलोसिटी अगर अचानक जीरो हो जाए तो बच्चों जो f होगी वो क्या होगी? मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम। ठीक है? अगर बच्चों f आपकी जो वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी है वो जीरो नहीं हो, ठीक है ना, फाइनल वेलोसिटी जीरो नहीं हो बच्चों। अब जैसे बॉल को कैच लिए तो बॉल आई हाथ में और हाथ को हम पीछे किए, ठीक है, तो बच्चों उस मोशन में रहा, थोड़ा देर तक वो मोशन में रहा, तो अचानक से जीरो हुआ नहीं। तो बच्चों जब वो जीरो नहीं हुआ तब बच्चों जो एफ जो होगा वो किस बात पे डिपेंड करेगा? v माइनस यू पे, जो इससे बच्चों कम होगा, विच इज लेस देन। तो ये जो एफ होगा बच्चों वो लेस देन होगा एफ मैक्स से, तो बच्चों फोर्स कम लगेगी, तब हाथ में जो फोर्स कम लगेगी बच्चों तो चोट भी कम लगेगा। क्लियर? क्लियर बच्चों यहाँ से? तो बच्चों हम लोगों को हाथ क्यों पीछे खींचना चाहिए, समझ में आया? मैं इसे रेस कर रहा हूं। क्लियर बच्चों? अब बच्चों देखते हैं जो ये सेकेंड लॉ है, जो न्यूटन का सेकेंड लॉ है, इससे फर्स्ट लॉ को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। प्रूफ ऑफ फर्स्ट लॉ with the help of second law। ठीक है बच्चों? फर्स्ट लॉ को सेकेंड लॉ से प्रूव करने की कोशिश करते हैं। बच्चों एफ इक्वल टू क्या था? एम वी माइनस यू बाय टी। ठीक है बच्चों? मान लेते बच्चों जो बॉडी है, जो ऑब्जेक्ट है, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन में है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन में है, यानी बच्चों इस पे कोई भी फोर्स काम नहीं कर रही। ठीक है? ये तो हम लोग को पता है कि जब भी बॉडी अगर यूनिफॉर्म स्पीड चले तो क्या होगा? उसमें फोर्स काम नहीं करेगी। चलिए इसी बात को प्रूव करते पहले। ठीक है? चलिए बच्चों अगर यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, लेट बॉडी मूव्स with यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है बच्चों? तब बच्चों v इक्वल टू यू होगा, तब बच्चों क्या होगा? v माइनस यू इक्वल टू जीरो, और इस केस में बच्चों फोर्स भी जीरो। मतलब अगर कोई बॉडी बच्चों यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है तो उस पर कोई भी फोर्स काम नहीं कर रही है। फर्स्ट लॉ भी यही बोलता था बच्चों, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में मोशन कर रही है तो उस पर कोई भी फोर्स काम नहीं करी, कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स काम नहीं कर रही। यहां से प्रूफ हो गया। बच्चों एक बात और वहां बोली गई थी
क्या बोली गई थी कि अगर बच्चों किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स अगर नहीं लगे तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रही। इसी दूसरे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते बच्चों, एक इफ नो फोर्स इज ऑन द बॉडी, मतलब इसका मतलब बच्चों जो फोर्स हो रहा वो जीरो होगा। फोर्स जीरो हो रहा तो मतलब एम वी माइनस यू बाई टी, ये भी जीरो। तो बच्चों एम और टी तो जीरो नहीं हो सकता, तो वी माइनस यू इक्वल टू जीरो होगा और वी इक्वल टू यू होगा। तो बच्चों अगर कोई किसी ऑब्जेक्ट में अगर फोर्स बच्चों नहीं लग रहा तो यूनिफॉर्म स्पीड से वो बॉडी चल रही होगी। ये आपके न्यूटन फर्स्ट लॉ का था। क्लियर बच्चों? तो सेकेंड लॉ से फर्स्ट लॉ को प्रूव किए। चलिए इसे बच्चों कॉपी कर लीजिए, मैं इसे इरेज कर रहा हूं। आज का लेक्चर बच्चों मैं बस समाप्त करने ही वाला हूं, बस थोड़ी देर और। बच्चों अब इंपल्स देखते हैं, इंपल्स है क्या चीज। बच्चों अभी थोड़ी देर पहले बताया जो फोर्स है डिपेंड कर रहा है किस पे, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम होता है बच्चों। तो F इंटू टी जो है वही क्या है, इंपल्स। ठीक बच्चों, फोर्स इंटू टाइम ये इंपल्स है। तो इंपल्स क्या, इंपल्स कैसे डिफाइन करते हैं बच्चों, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। इंपल्स क्या है बच्चों, इंपल्स इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। ठीक है बच्चों, इंपल्स का बच्चों ऐसा यूनिट बच्चों, फोर्स का न्यूटन और टाइम का सेकेंड, तो न्यूटन सेकेंड, इंपल्स का ऐसा यूनिट होगा। ठीक है बच्चों यहां पे देख सकते हैं इंपल्स जो बच्चों डिपेंड किस पे कर रहा है, फोर्स और टाइम पे। बच्चों जो इम्पैक्ट टाइम होगा अगर बच्चों वो ज्यादा होगा, ठीक है, तब इंपल्स भी ज्यादा होगा। इम्पैक्ट टाइम कम होगा तो फोर्स कम होगा, सॉरी इम्पैक्ट टाइम कम होगा तो इंपल्स भी कम होगा। ठीक है, तो इंपल्स किस बात पर डिपेंड कर रहा है, इंपल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इंपल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक बच्चों, इंपल्स फोर्स और टाइम से डिपेंड कर रहा है। क्लियर बच्चों, क्लियर? इसे कॉपी कर लीजिए बच्चों। आज का लेक्चर हम लोग यही सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्लास में थर्ड लॉ ऑफ मोशन में बात करेंगे। तब तक पढ़ाई करते रहिए, मन लगा के पढ़िए। कोई भी दिक्कत है, किसी तरह से बच्चों कोई भी तकलीफ है तो कमेंट्स में डालिए। मैं आपके लिए यूट्यूब पे फ्री में वीडियो